हाय स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 2023 फॉर मई 2023 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। आज हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक लॉज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इसके अंदर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है फेम एक्ट के ऊपर, ईसीबी के ऊपर। कहता है हिल लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ऑब्टेन्ड ईसीबी 50,000 यूएसडी की जून 2021 को फ्रॉम अ फॉरेन लैंडर ऑन 2 जुलाई 22 बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज ईसीबी इज फुली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। क्वेश्चन है ईसीबी को आप इक्विटी में फुली कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। द शेयर्स वर इशू टू द फॉरेन लेंडर एट पार वैल्यू नॉट एट फेयर वैल्यू। पार वैल्यू पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, फेयर वैल्यू पे नहीं कर रहे हो, जबकि हम क्लियरली पढ़ते हैं कि फेयर वैल्यू पे ही आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया प्रोवाइड द करेक्ट लीगल पोजीशन विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन एंड स्टेट ऑल्सो द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। उससे रिलेटेड, क्योंकि आप फुली यहां पे देखिए कन्वर्ट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए, हम पहली बात तो ये कहते हैं जब कन्वर्ट आपने करना है ईसीबी को इक्विटी में, द एक्सचेंज रेट जो लेना है प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड फॉर सच कन्वर्जन और एनी लेसर रेट हो सकता है विद द म्यूचुअल कंसेंट विद द लेंडर। और ये फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ही आप उसके हिसाब से लेके चलेंगे। वो जैसे क्वेश्चन में था पार वैल्यू, वो नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे आप इस तरह से कन्वर्ट कर नहीं सकते। गोइंग टू द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो जब आप फुल कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए आपको आरबीआई को एक फॉर्म भरना है, FCGPR नाम का फॉर्म फाइल करना है। और जब आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो फॉर्म ECB टू रिटर्न आप फाइल करेंगे विद द रिमार्क्स ECB फुली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। और उसके बाद आपको ECB फॉर्म 2 सब्सिक्वेंटली आपको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फेम एक्ट, और ये बहुत बार आया हुआ है तो कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। मिस्टर विश्वा एक इंडियन रेजिडेंट है, भारतीय रेजिडेंट, PRI, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में काम कर रहे हैं 10 साल से। He is currently holding assets and bank balances in Singapore and planning to settle down in India. कहता आप एक्सपर्ट है अंडर फेमा, उनको एडवाइस दीजिए क्या वो होल्ड ऑन ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो हम क्लियरली अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आप PRI हैं तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं जो आपने एक्वायर किया था, मतलब ये सब लिए थे जब आप क्या थे, PROI थे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, या आपको इनहेरिटेंस हुई ऐसे व्यक्ति से। तो क्योंकि आप तो एक तरह से पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर प्रश्न, अगेन ये भी पहले भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, स्टडी मैट का भी है। आप एक चार्टर्ड है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आपकी, और आपको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है A&B लिमिटेड के अंदर। सिनारियो पहला है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप ऑलरेडी 5 साल तक A लिमिटेड के साथ काम कर सके हैं। तो दैट मीन्स वन ऑफ द पार्टी के साथ आपका एक इंटरेस्ट कह लीजिए या पास्ट में जो था, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि बस आपको डिस्क्लोजर देना होता, कोई भी इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पेक्यूनरी हो, नॉन पेक्यूनरी हो, किसी भी तरह का, एनी काइंड, कि जिससे कहीं बायसनेस की फीलिंग ना आए, इम्पार्शियलिटी, क्योंकि यहां रहना बड़ा जरूरी है, इंडिपेंडेंस, राइट। सिनारियो 2 कहता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अमन वुड अलाउ A लिमिटेड टू मेक मेनी लिबर्टीज फॉर इंस्टांसेस taking as much time for oral argument, cross-examining the witness, for submitting the document, etc. Also, the proceedings were adjourned whenever so requested by A Limited. लेकिन जब भी B Limited एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था, आपने उसे नहीं दिया। भैया ये तो सीधा सीधा गलत है। तो क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि अपने आप को कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना लेके आइए जहां से ये लगे कि आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिनारियो वांटेड टू चैलेंज द, क्वेश्चन ये है, आप बी लिमिटेड है, आप उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं, क्या आप उसे कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हम सेक्शन 12 में पढ़ते हैं कि किसी तरह का भी इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट से दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्लोजर चाहिए, राइट। क्योंकि तो इसलिए हम कहेंगे ही इज लैकिंग व्हाट, इंडिपेंडेंस। और जो सेकंड केस में हमें ये भी दिखा कि A लिमिटेड को वो एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दे रहा था, बेनिफिट दे रहा था, तो आप वहां पे बायस्ड हैं, आप वहां पे पार्शियल हैं, आप एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है B लिमिटेड आपका अपॉइंटमेंट चैलेंज कर सकती है। अगले क्वेश्चन IBC पे है।
अगेन इसमें कोई खास नए वाली बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे। क्राउन इंडस्ट्रियल कन्वेयर्स लिमिटेड ने एक लोन दिया है 1 करोड़ का M&N कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। तो एक कंपनी को आपने लोन दिया है। हुज ऑफिस वॉज फंक्शनिंग इन अ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मिस्टर M, द मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब जिस कंपनी को आपने लोन दिया वो कंपनी कहां काम कर रही है? अपने MD का ऑफिस, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को किराए पे लेके कर रही है। लेंडिंग कंपनी इंटेंड्स टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर M एज लिक्विडेशन एसेट। क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले तो आप जो कंपनी है बोरिंग कंपनी, उसके MD का एसेट लेना चाहते हो, डेट मींस ये तो थर्ड पार्टी का हो गया। तो इसलिए हम सेक्शन 36 के अंदर पढ़ते हैं कि जो स्टेट होता है लिक्विडेशन स्टेट, उसके अंदर कुछ इंक्लूजन रहती है, कुछ एक्सक्लूजन रहती हैं। तो हम उसी में यही पढ़ते हैं कि एसेट ओन्ड बाय थर्ड पार्टी वो आप रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आप MD का पर्सनल एसेट यहां अटैच नहीं कर पाएंगे। आगे पूछा गया है वेदर इट इज पॉसिबल टू गो फॉर अ लिक्विडेशन प्रोसेस बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। प्लान देने से पहले क्या आप रेजोल्यूशन लिक्विडेशन प्रोसेस में जा सकते हैं? देखिए हम सेक्शन 33 में ये 4 कंडीशंस बेसिकली पढ़ते हैं। आप प्लान देने से पहले की बात हो रही है तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT को कोई प्लान नहीं मिला है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड, या जो भी मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है CIRP के लिए या फास्ट ट्रैक के लिए वो कंप्लीट हो चुका है, या रिजेक्शन वगैरह हो चुकी है, या यूं कह लीजिए अगर आप लिक्विडेशन में जाना चाहते हैं और ये डिसीजन COC ने अप्रूव कर दिया है 66 वोटिंग % के साथ, तो तब आप लिक्विडेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। अगेन ऑन IBC क्वेश्चन कहता है परसुएंट टू सेक्शन 33 ऑफ IBC अ लिक्विडेशन ऑर्डर वाज पास्ड अगेंस्ट Lucy Soya Limited by the adjudicating authority. Mr. Solanki appoint होते हैं liquidator by the NCLT. Upon resuming his mental, Solanki started collecting claims from all the creditors within the prescribed time. While initiating the liquidation process as per IBC, Solanki proposed to include equity shares of one of its subsidiaries as part of liquidation estate. जैसे एक क्वेश्चन पहले liquidation estate पे आया, सेम वही है। तो जहां हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ते हैं तो आपने अपनी सब्सिडरी के शेयर ले रखे हैं तो आपका एसेट है भैया, वो भी तो क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो यहां क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाता है कि लिक्विडेशन स्टेट में सारे वो एसेट्स आ जाएंगे जिसके ऊपर आपके ओनरशिप राइट्स हैं, इंक्लूडिंग शेयर्स इन एनी सब्सिडरी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस एक अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है डिमांडेड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, हिज ड्यूज मे बी पेड बिफोर द गवर्नमेंट ड्यूज आर पेड। नहीं भैया, वो ऐसे नहीं होते क्योंकि उनका प्रेफरेंशियल पेमेंट रहता है। मिस्टर सोलंकी ने यह भी ऑब्जर्व किया है दैट ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट CD एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने केस फाइल कर दिया है ट्राइब्यूनल के पास, कौन से ट्राइब्यूनल के पास? आर्बिट्रेशन एक्ट में फॉर द आर्बिट्रल अवार्ड। देखिए जब ये कार्रवाई चल रही होती है आप किसी तरह की भी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स यहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही हम 33 में पढ़ के आते हैं नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। नो लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग इवन आर्बिट्रेशन वगैरह आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसमें सक्सीड नहीं होंगे। क्वेश्चन में जो हम देखते हैं, जैसे मैंने पढ़ते हुए डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन के 2 ही हिस्से पूछे गए थे, जबकि 3 बन सकते थे, 2 ही पूछे गए। एक तो क्या ये इक्विटी शेयर सब्सिडरी के हम इंक्लूड करेंगे, नंबर 2 पूछा गया था क्या आर्बिट्रल अवार्ड जो भी है आपने एप्लीकेशन दी है आप दे सकते हैं या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रश्न, अगेन इसके भी कोई नया क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप पहले से अच्छे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सारे RTP MTP पास्ट क्वेश्चन स्टडी मैट के क्वेश्चन किए तो आपको सेम ऐसा दिख जाएगा। कहता स्पेशल कोर्ट जयपुर ने एक फाइनल ऑर्डर पास किया है कि मिस्टर रोहित ने ऑफेंस किया है मनी लॉन्ड्रिंग का। स्पेशल ऑर्डर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया जाए। हाउएवर उनके एक मित्र हैं मिस्टर मोहित, क्लेम की वो बेनिफिशियल ऑनर है प्रॉपर्टी के, सिंस उन्होंने फाइनेंस दिया है, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी के प्रति लोन दे रखा है एंड आपका उसके ऊपर राइट है, इनकम्बरेंस है। तो आपसे पूछा गया है क्या मिस्टर रोहित का इसके ऊपर इनकम्बरेंस रहेगा आफ्टर द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द स्पेशल कोर्ट एंड कंक्लूड हु हैज द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो हम सेक्शन नंबर 9 के अंदर पढ़ के आते हैं, जैसे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ जाता है अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 हो, 7 हो या 58 हो या 62A में हो, तो किसी भी के अगेंस्ट ये जब ऑर्डर आ जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, तो जो भी इस प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह हैं वो वेस्ट होंगे एब्सोल्युटली इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, मतलब किसी का उसके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। रादर इसी सेक्शन में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब भी
कोई इनकम्बरेंस या लीज क्रिएट किया जाता है विद द व्यू टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, तो ऑब्वियसली इसमें भी स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि इस तरह का जो इनकम्बरेंस है वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे नो डाउट यहां जो मिस्टर मोहित ने लोन दे रखा है वो अपना लोन, अपनी जो राइट है या किसी की लायबिलिटी है वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, वो एक अलग चीज होगी। इसलिए मिस्टर मोहित का यहां क्या नहीं रहेगा, इनकम्बरेंस, बिकॉज हम यह क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस द प्रॉपर्टी टू वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है मिस्टर राधे को विदाउट एनी वारंट फॉर द ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। तो पूछा गया वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर और क्या स्पेशल कोर्ट इसके ऊपर कोग्निजेंस ले सकती है। सेक्शन 45 में हम क्लियरली पढ़ के आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस कोग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल हैं, इसलिए बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर ऑब्वियसली यहाँ पे पुलिस वालों को है, तो इसलिए वो आपको कर सकते हैं। जहां तक कोग्निजेंस का सवाल है तो हम कहते हैं इसके लिए कंप्लेंट इन राइटिंग करी हो, किसने करी हो, डायरेक्टर ने या कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड है दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट हो, तो आप कर सकते हैं, और तब स्पेशल कोर्ट उसका क्या लेगी, कोग्निजेंस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पीएमएलए में एक ऑर्डर दिया है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कंफर्मिंग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मेड अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड एक्ट। मिस्टर राणा, ओनर ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी, एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, वांटेड टू मेक एन अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल, बट वो अपील करते उससे पहले ही इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी यहां क्या हुई थी, अटैच हुई थी, वो आदमी अपील करना चाहता था, इस दौरान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो यहां पे लगता है सेक्शन 72, इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, एग्जाम के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। जहां हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, कि जैसे हम पढ़ते हैं किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर अटैच होगी इस सेक्शन 8 में, और अगर आपने कोई अपील नहीं की है या अगर आपने अपील कर दी है ट्राइब्यूनल को, की है या नहीं की है, राइट। तो इसलिए क्लॉज ए से रिलेटेड जहां हम कहते हैं कि अभी आपने कोई अपील नहीं की है और इस दौरान व्यक्ति की मौत हो जाती है या एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, या क्लॉज बी के अंदर जहां आपने अपील भी कर दी है वही डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है, तो कहते हैं ये लॉफुल होता है किसके लिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अगर डेथ हो गई है और अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर के लिए एज द केस में भी वो ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं एज द केस में भी। इसलिए हम कहेंगे यहां पे आपकी अपील से पहले आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए थे तो ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। सेबी एक्ट के ऊपर प्रश्न कहता है, सेबी ने अंडरटेक किया इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक लिस्टेड कंपनी की। आपसे पूछा गया मेजर्स जो सेबी लेगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट। तो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम सेबी की जो पावर पढ़ते हैं सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में पढ़ते हैं, जहां मैं कोड की से पॉइंट आपको याद करवाता हूं, सोडा पी ऐसे जैसे मैं कहता हूं कि सस्पेंड कर दी जाएगी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज की, और उसे ऑफिस बेरर वगैरह को हम सस्पेंड कर सकते हैं। एंड डी से आपका कि आप कोई भी एसेट वगैरह इस दौरान डिस्पोज नहीं करेंगे। एंड ए से रिलेटेड कि अटैच जो किया जाएगा मैक्सिमम 90 दिन के लिए बैंक अकाउंट या कोई और प्रॉपर्टी जो है। एंड पी से प्रोहिबिशन लगा दी जाएगी किसी भी व्यक्ति के ऊपर असेसिंग द मार्केट्स। एंड आई से रिलेटेड इंपाउंड की जा सकती हैं सिक्योरिटीज या पैसा जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर आपने इंपाउंड वगैरह कर लिया है तो जो अमाउंट डिस्गोर्ज्ड आप करते हैं वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां, IPEF फंड में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में, और जैसे बोर्ड के उस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अगेन क्वेश्चन ऑन सेबी एक्ट। मिस्टर ह्यूमन एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, उन्होंने फेल्स टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट। अगेन कॉपी पेस्ट बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड हेंस उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है सेबी के द्वारा। एडवाइज मिस्टर ह्यूमन एज टू व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम। क्वेश्चन पेनल्टी के ऊपर नहीं पूछा गया उसके पास क्या रेमेडी है जब उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो देखिए पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि सेक्शन 15B के अंदर अगर आप इस तरह से एग्रीमेंट अपने क्लाइंट के साथ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। वैसे 15B की पेनल्टी बता भी दूं, लोअर लिमिट 1 लाख है और अपर लिमिट 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकती है, जबकि पेनल्टी हमसे पूछी नहीं गई इसलिए ब्रैकेट में मैंने यहां मेंशन किया है। 2 रेमेडी होती है, आप सैट के पास अपील कर सकते हो 15T में, और समय होता है आपके पास 45 दिन। नो डाउट सफिशिएंट कोर्स के ऊपर ये टाइम पीरियड बढ़ाया भी जाता है।
और 15Z के अंदर आपको पता ही है आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं कितने दिन के अंदर, 60 दिन के भीतर। तो मेन कह लीजिए 15T वाला आपके ऊपर आंसर आता है कि हाँ आप यहाँ पे ये एक रेमेडी है, उसके बाद आपके पास 15Z में सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की रेमेडी बचती है। तो ये थे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इकोनॉमिक लॉज पे यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक यू।